नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार जाखड़ है और मैंने इस यूपीएससी सीएपीएफ द्वारा जारी 2022 के परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है। मैं मूल रूप से बीकानेर जिले से बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं ग्रहण की। उसके पश्चात मैंने मुंबई में अपनी सेकेंडरी और डिग्री हासिल की इन बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और मेरा पहले से फोकस पहले सिर्फ सीएसई पे था, लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे मेरा एक डिफेंस के प्रति रुझान भी था, तो मैंने सीडीएस दिया था, एसएसबी, और इसके अलावा मैंने सीएपीएफ दिया है और उसमें मैंने ये ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल किया। अब ये सीएपीएफ की परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है। पहली रिटन पार्ट, उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल, एंड आफ्टर दैट हमारा इंटरव्यू होता है। तो पहले हम रिटन पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस चेक करता है, उसके अलावा पेपर 2 जो हमारी राइटिंग स्किल्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और अदर थिंग्स चेक करता है। तो पेपर 1 में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं अलग अलग बुक लिस्ट बताता हूँ। जैसे पेपर 1 के लिए फॉर इकोनॉमिक्स मैं मृणाल सर के नोट्स फॉलो करता था, और स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और पॉलिटी के लिए जैसे सभी बोलते हैं उसी प्रकार मैंने भी सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही पढ़ाई की थी। लक्ष्मीकांत अभी भी सीएपीएफ के लिए रेलिवेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पे रिलाई कर सकते हैं कम्प्लीटली, एंड एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए हम तमिलनाडु की 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर ये 12th क्लास की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये दोनों बुक मिलाकर एंशिएंट और मिडिवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वो एक अलग सेक्शन होता है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे निर्भर करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे हम सीसेट के जो पुराने पेपर हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने सीएसई 2022 दिया था, तो उसके बाद मेरे पास तैयारी के लिए समय बहुत कम था, 1 महीना 1.5 महीना बचा था सिर्फ। तो उसके बाद मैंने 1 महीने में मैंने मेरा फोकस पूरा साइंस और अपना लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर कर दिया। तो साइंस के लिए 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, और इसके अलावा मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता गया। तो इन दोनों से मुझे पेपर 1 में थोड़ा एज मिला। और पेपर 2 के लिए हम निबंध दृष्टि जो डॉक्टर निशांत जैन और आदरणीय डॉक्टर विकास द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर हमें निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में, और क्या निबंध लिखने के लिए हमें गुण चाहिए, वो सब बताया गया है। और उसके अंत में कोटेशन भी दिए गए हैं। वो कोटेशन का इस्तेमाल करके हम अपने ऐसे को और बेहतर बना सकते हैं। और मेरा ऐसे का माध्यम हिंदी ही था। तो और इसके अलावा जो इंग्लिश का पार्ट है जो 120 मार्क्स का है सीएपीएफ के पेपर में, तो 120 मार्क्स के लिए आर्गुमेंट राइटिंग उसमें 40 मार्क्स का है। तो आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसे, इन सब का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है और एक फॉर्मेट होता है जो हम किसी भी वीडियो से सीख सकते हैं। और इसके लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ के ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैं रोज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो उससे मुझे इंग्लिश के लिए नए नए वोकैब्स मिलते गई और कैसे लिखना था ये सब ग्रहण करता गया। और ये पेपर 2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर, क्योंकि वो आपको स्कोर दिलाता है सीधा सीधा। ग्रामर 25 मार्क्स का होता है इसमें। तो उस ग्रामर के लिए आप प्रयत्न करिए कि अधिक से अधिक अंक उसमें हासिल कर सकें। ग्रामर के कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। अगर ग्रामर के आप 10-12 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो ग्रामर उतना मुश्किल नहीं पूछा जाता है, और ग्रामर में स्कोर करना आसान रहता है। बाकी पेपर 2 सब्जेक्टिव नेचर का रहता है, इसलिए हमें पता नहीं कि इसमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर 1 के लिए सीएपीएफ में अलग से कट ऑफ आती है। यदि आप पेपर 1 क्लियर करते हैं और पेपर 2 में आपके 50 मार्क्स से अबव है, तो फिर कंबाइंड रिटर्न कट ऑफ निकलती है। उसके बाद आप रिटर्न क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद आप फिजिकल और मेडिकल के एलिजिबल होंगे। रिटर्न पार्ट क्वालिफाई करने के बाद हमें फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले हमें डेफ भरना रहता है। तो वो डेफ अच्छे से
तैयार करना है, क्योंकि उस डेफ के आधार पर हमारा इंटरव्यू निर्धारित होता है। डेफ के अंदर हमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कहाँ पढ़ाई की है, कुछ अचीवमेंट्स, तो सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। और डेफ के ऊपर लगभग इंटरव्यू निर्धारित हो जाता है। किसी किसी का डेफ के ऊपर नहीं चलता है, पर डेफ को आपको अच्छे से भरना है। अब आते हैं रिटर्न पार्ट, ये फिजिकल और मेडिकल पार्ट पर। तो फिजिकल के लिए हमें जैसे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था सुबह 7:30 बजे, तो उस हिसाब से हम सुबह 7:30 बजे पहुंच गए थे। और फिजिकल के लिए उसके बाद हमें बस में ये हमें हॉल में ले जाया गया। हॉल में जाने के बाद हमारा 10 बजे तक डॉक्यूमेंट चेक किए गए। डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक होने के बाद हमें ग्राउंड ले जाएगा। ग्राउंड में हमें अच्छे से बताया गया कि हमें इसमें चार अलग अलग चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले 100 मीटर स्प्रिंट होगा, उसके बाद 800 मीटर रनिंग होगा, उसके बाद हमें लॉन्ग जंप किया जाएगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे, और उसके बाद एंड में शॉर्ट पुट होगा। इसके लिए पहले 1 चांस ही मिलता था, लेकिन इस साल से उसके लिए भी 3 चांस कर दिए हैं। तो फिजिकल पार्ट उतना मुश्किल नहीं है, ये सब 12-1 बजे तक हो गया था। उसके बाद उसी दिन हमें आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक्सरे के लिए हमें रोक कर रखा गया था, जिसका एक्सरे हमें शाम को एक्सरे करवाने के बाद हमें जाने के लिए बोल दिया गया। और अगले दिन सुबह वापस 7 बजे रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब हम सुबह पहुंचे तो सबसे पहले हमारा ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल कलेक्ट किया गया, और उसके बाद हमें 3 अलग अलग डॉक्टर्स के पास भेज दिया गया। तो हमारा बारी बारी में चेक किया गया। जैसे सबसे पहले मेरा चेक किया था सर्जन ने। तो सर्जन हमें पूरा चेक करता है अच्छे से, पूरी बॉडी में कहीं नोक नहीं, फ्लैट फुट सब सर्जन चेक करता है। उसके बाद हमें फिजिशियन के पास भेजा गया। तो फिजिशियन हम ये चेक करता है कि स्टैमरिंग तो नहीं हो रही है, और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद एंड में मेरा आई चेकअप हुआ, तो उसमें आंख के साथ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ, और आंख का कुछ नंबर तो नहीं है। अगर आपका किसी को चश्मा लगी है तो अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले जाना, क्योंकि वहां पे अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गए तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद चेकअप होने के बाद हम वहां बैठ गए। फिर ब्लड यूरिन सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद हमने इंतजार किया, और शाम तक हमारा मेडिकल क्लियर कर दिया गया। और जिसको रीमेडिकल दिया गया उन्हें अगले दिन वापस बुलाया गया था। और फिजिकल और मेडिकल होने के बाद हमें एक फिजिकल वाले दिन ही एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इसमें फिजिकल में क्वालिफाइड है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद हम फिजिकल और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, इंटरव्यू, जो गेम चेंजर है और आपका मेक और ब्रेक कर सकता है। जैसे इंटरव्यू के लिए मेरा तो इंटरव्यू लगभग पूरा डेफ के ऊपर ही रहा था। जैसे मैं सबसे पहले मेरे से पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, उसके बाद क्या क्या मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैंने कुछ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स में कहीं रहा हूँ तो उसके ऊपर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया पूरा। और 1-2 क्वेश्चंस थोड़े इंटरनेशनल रिलेशन के थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं थे। तो मेरा तो पूरा डेफ पर रहा, लेकिन किसी किसी के, जैसे अभी मणिपुर वाला चल रहा था, तो मणिपुर के ऊपर भी उन्होंने पूछा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब यूएस विजिट गए थे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों से। तो इस प्रकार थोड़ा डेफ और थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर इंटरव्यू लगभग चलता है, लेकिन मैक्सिमम आपका डेफ डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको ये अपने फेवर में करने के लिए शुरू के 3-4 मिनट में अपने आप को संभालना है। शुरू के 3-4 मिनट के बाद आप अपने आप फ्लो में आ जाओगे, और उसके बाद इंटरव्यू स्मूथ चलता जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद हमें वहां से हमारे बैग वगैरह सब दे दिए गए, और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद बस रिजल्ट का ही इंतजार था, और हमें 7 अगस्त को ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसमें मैं डीकेटी का भी योगदान बताना चाहूंगा, क्योंकि पुरुजीत राजन सर जो 2019 में सीएपीएफ में 4th रैंक हासिल की थी, उनके वीडियो देखकर मैंने सीएपीएफ के लिए तैयारी की। उनके वीडियो के हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया, और उसके बाद AIR-1 2021 के हिमांशु सर, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। उनके साथ हम
पिछले 1 साल से 2 साल से जुड़े हुए थे। तो इन दोनों का योगदान मेरी सीएपीएफ की जर्नी में बहुत रहा है। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके साथ ही इस परिवार का तो योगदान हमेशा रहता ही है, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं कीजिएगा, पढ़ाई के साथ-साथ अगर हो सके तो फैमिली के साथ थोड़ा एक डेली 1 घंटा 2 घंटा बिता लो, नहीं तो किसी दोस्तों के साथ कभी हफ्ते में चले जाओ 1 बार। आप हफ्ते में 2-3 बार खेल लीजिए। इससे क्या फिजिकल फिटनेस भी रहता रहेगा, आपका मेंटल प्रेशर भी कम होता रहेगा। और ये थोड़ा ये आपको माइंड रिलैक्स करता है और ये जो पूरे दिन पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट करता है, तो ये अच्छा है माइंड रिलैक्सेशन के लिए। और पढ़ाई दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। इससे ज्यादा की पढ़ाई फिर ऐसा 2-3 दिन के बाद आप खुद थकान महसूस करने लगेंगे। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई सबसे बेहतर मानी जाती है और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।